मनी मेकिंग मैन, लेखक जे इविंग रिची। चैप्टर 6, पैसे कमाने वाले प्रकाशक। लंदन के सबसे बड़े प्रकाशन गृहों में से एक मेसर्स कैसल, पीटर और गैल्पिन की स्थापना जॉन कैसल ने की थी, जो लंकाशायर के एक बढ़ी थे जो लंदन तक पैदल चलकर गए थे। और जब वे महानगर में पहुंचे तो उन्होंने अपनी जेब में 2 पैसे की अच्छी रकम पाई। वे एक गंभीर शराबी थे और एक संयम व्याख्याता के रूप में जाने जाते थे। इसके बाद उन्होंने कॉफी बेचना शुरू किया और पाया कि जिस वर्ग से वे मूल रूप से आते थे उनके लिए पढ़ने के लिए बहुत कम पौष्टिक सामग्री थी। इसलिए उन्होंने वर्किंग मैन्स फ्रेंड नामक एक सस्ता प्रकाशन शुरू किया। समय के साथ साथ अन्य काम भी शुरू हुए। फिर उन्होंने फ्रांसीसी प्रकाशनों से उत्कीर्णन के बहुत सारे स्टीरियो प्राप्त किए और सचित्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करना शुरू किया। समय के साथ साथ उनके साथ प्रिंटर मेसर्स पीटर और गैल्पिन भी जुड़ गए और मिस्टर कैसल की शोकपूर्ण मृत्यु के बाद फर्म ने व्यवसाय को विकसित किया, जब तक कि यह सबसे विशाल चरित्र में से एक नहीं बन गया। फर्म के कारोबार की उल्लेखनीय सीमा के एक उदाहरण के रूप में मैं उल्लेख कर सकता हूं कि 1878 की शुरुआत में कैनन स्ट्रीट होटल में आयोजित एक चाय बैठक में, जिसमें 600 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे, भागीदारों में से एक मिस्टर जेफरी ने कहा, मिस्टर कैसल, पीटर और गैल्पिन ने अपने उन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, जिन्होंने पहले से ही फर्म को लंबी और वफादार सेवा दी है या भविष्य में दे सकते हैं, हर साल अपने मुनाफे का एक निश्चित अनुपात एक कोष बनाने के लिए अलग रखने का संकल्प लिया था, जिसमें से कुछ लाभ उनके विवेक पर भुगतान किए जा सकते थे। इस योजना में किसी भी व्यक्ति के परिवार या प्रतिनिधि को सेवा की अवधि के अनुसार अलग अलग धनराशि का भुगतान करने का प्रावधान था, जो 7, 14 या 21 साल की सेवा के बाद अपने रोजगार में मर सकता है, या जैसा भी मामला हो, उन लोगों को समान राशि का बोनस देने के लिए जो कम से कम 7 साल की सेवा करने के बाद 15 वर्ष की आयु के बाद बुढ़ापे के कारण अक्षम हो सकते हैं, 65 वर्ष की आयु के बाद, या जो दुर्घटना या बीमारी के कारण उस आयु से पहले कोई भी काम करने में पूरी तरह से असमर्थ हो सकते हैं। ये अनुमान लगाया गया था कि स्थापित की जाने वाली निधि निम्नलिखित भुगतानों के लिए प्रावधान करेगी: ओवरसियर और प्रबंध क्लर्कों को 7 साल की सेवा के बाद 50 पाउंड, 14 साल की सेवा के बाद 75 पाउंड, 21 साल की सेवा के बाद 100 पाउंड, क्लिकर, सबफोमैन और प्रथम श्रेणी क्लर्कों को 7 साल की सेवा के बाद 37 पाउंड 10 शिलिंग डॉट, 14 साल की सेवा के बाद 56 पाउंड 5 शिलिंग डॉट, 21 साल की सेवा के बाद 75 पाउंड कामगारों और क्लर्कों को 7 साल की सेवा के बाद 25 पाउंड 14 साल की सेवा के बाद 37 पाउंड 10 शिलिंग डॉट, 21 साल की सेवा के बाद 50 पाउंड। ये योजना, जिसमें कुछ अन्य भुगतानों के लिए भी प्रावधान किया गया था, वर्तमान वर्ष की शुरुआत से लागू होगी। ये इरादा था कि एक कर्मचारी को एक निश्चित अवधि के लिए काम पर रखा जाएगा और उसे एक निश्चित अवधि के लिए काम पर रखा जाएगा। इन तालिकाओं का समय समय पर संशोधन एक एक्चुअरी द्वारा किया जाना चाहिए। 1878 के प्रस्ताव को लागू करने के लिए विनियोजित राशि 600 पाउंड थी और मेसर्स कैसल, पीटर और गैल्पिन इस तथ्य को बताना चाहते थे कि ये लाभ व्यवस्थाएं उनकी ओर से स्वैच्छिक थी और यदि उन्हें ऐसा करने का कारण दिखाई दे तो वे इसे पूरी तरह से या किसी विशेष मामले में वापस ले सकते थे। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि इस तरह का व्यवसाय एक कच्चे, अशिक्षित, असभ्य लंकाशायर लड़के के बिना सहायता वाले प्रयासों से उभरा। मूल रूप से लंदन के अधिकांश महान प्रकाशक धनी व्यक्ति नहीं थे। जैकब टॉनसन ने 100 पाउंड की पूंजी से शुरुआत की थी, जो उनके पिता ने उन्हें होलबोर्न में एक नाई स्टर्जन के रूप में छोड़ी थी। बताया जाता है कि जब वे मर रहे थे तब उन्होंने कहा था, काश मैं दुनिया को फिर से शुरू कर पाता, क्योंकि तब मैं 1 लाख पाउंड की संपत्ति के साथ मरता, जबकि अब मैं केवल 80,000 पाउंड की संपत्ति का मालिक हूं। टॉनसन के महान प्रतिद्वंद्वी लिंटॉट ने अपनी बेटी को 55,000 पाउंड छोड़े
और उनका बेटा ससेक्स का हाई शेरिफ बन गया। एडमंड कर्ल, जो इंग्लैंड के पश्चिम में पैदा हुए थे, कई छोटे मोटे पदों से गुजरने के बाद एक पुस्तक विक्रेता के सहायक बन गए और फिर कोवेंट गार्डन के इलाके में एक स्टॉल चलाया। थॉमस गाई, जिनका नाम आज भी गाई के अस्पताल के संस्थापक के रूप में सम्मानपूर्वक लिया जाता है, एक कोयला खोदने वाले और लाइटमैन के बेटे थे। बहुत कम उम्र में ही उनमें सबसे ज्यादा किफायती आदतें विकसित हो गई थी। निकोलस के अनुसार वो हर दिन अपने काउंटर पर भोजन करता था। एक पुराने अखबार के अलावा कोई अन्य मेजपोश नहीं रखता था और वो अपने कपड़ों में भी काफी किफायती था। एक मितव्ययी सहायक पाने के लिए उसने अपनी नौकरानी से अपनी पत्नी बनने के लिए कहा। लड़की जाहिर है खुश थी, लेकिन अपने सावधान प्रेमी पर अपने प्रभाव का बहुत अधिक अनुमान लगा रही थी। एक दिन ये देखकर कि घर के सामने सड़क की मरम्मत कर रहे फर्श के फर्श ने एक टूटी हुई जगह की उपेक्षा की थी, उसने उनका ध्यान इस ओर दिलाया, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि गाई ने एक विशेष पत्थर को ध्यान से चिन्हित किया था, जिसके आगे उन्हें नहीं जाना था। ठीक है, लड़की ने कहा, क्या तुम इसे ठीक करोगे? उससे कहो कि मैंने तुम्हें मना किया है और मुझे पता है कि वो नाराज नहीं होगा। हालांकि गाई नाराज था और शादी नहीं हुई। उन्होंने अपनी मां के जन्म स्थान टैमवर्थ के लिए भी धन छोड़ा, जिसका उन्होंने कई वर्षों तक संसद में प्रतिनिधित्व किया। क्राइस्ट हॉस्पिटल को प्रति वर्ष 400 पाउंड और अपने रिश्तेदार को 8000 पाउंड। रॉबर्ट डोड्सले, जिन्होंने एक प्रकाशक के रूप में अच्छा भाग्य कमाया, ने एक फुटमैन के रूप में जीवन की शुरुआत की। सुप्रसिद्ध लैकिंगटन वेलिंगटन के एक शराबी मोची का बेटा था और उसे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। एक बच्चे के रूप में पूरा दिन सड़कों पर घूमते हुए उसने सोचा कि वो पाई बनाकर अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकता है, और एक पाई बॉय के रूप में उसने ऐसा प्रभुत्व प्राप्त कर लिया कि जल्द ही उसे पंचांग बेचने के लिए नियुक्त कर लिया गया। 14 वर्ष की आयु में उसने ये आवारा जीवन छोड़ दिया और एक मोची के पास प्रशिक्षु बन गया। फिर उन्होंने बची हुई किताबें खरीदी जो आमतौर पर नष्ट हो जाती थी, और इस तरह उन्होंने बहुत पैसा कमाया। अपने रथ पर सवार होकर जब उन्होंने एक किताब शुरू की तो उन्होंने अपना आदर्श वाक्य रखा, छोटे मुनाफे से बड़े काम होते हैं। फिर से उन्हें यह दोहराने का बहुत शौक था। मैंने जो कुछ भी पाया है वो छोटे मुनाफे में है, उद्योग से बंधा हुआ है और अर्थव्यवस्था से बंधा हुआ है। एडिनबर्ग के चैम्बर से बेहतर शायद ही कोई कर पाया हो। कई महीनों तक पैसे बचाने और किताबें जमा करने के बाद रॉबर्ट ने लगभग 50 शिलिंग का स्टॉक इकट्ठा करने में सफलता पाई, और इनके अलावा कुछ नहीं होने और स्वतंत्रता की अपनी लालसा और धीरे धीरे किताबें लिखने। लेकिन फिलहाल उन्हें बेचने के अपने दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने 16 साल की उम्र में लीड स्ट्रीट में एक छोटी सी दुकान, एक स्टॉल खोली। उनके भाई विलियम ने भी उसी इलाके में एक पुस्तक विक्रेता और प्रिंटर के रूप में शुरुआत की। विलियम चैम्बर्स का जन्म 16 अप्रैल 1800 को पीबल्स में हुआ था और परिवार में दूसरे स्थान पर आने वाले रॉबर्ट का जन्म 10 जुलाई 1802 को हुआ था। पिता ऊनी और लिनन के कपड़े बनाने का पुश्तैनी व्यापार करते थे। दादा ने अपने जीवन के आखिरी 30 सालों तक अपने चर्च के एल्डर का पद संभाला। दादी एक साधारण दिखने वाली छोटी महिला थी, विवादास्पद देवत्व के मुद्दों पर बहुत सख्त थी, धर्मोपदेशों की सख्त आलोचक थी, और जो कुछ भी उन्हें अपमानजनक लगता था उस पर सख्त सेंसर थी। मां एक सुंदर महिला थी और उनके सुंदर चेहरे ने उन्हें एक ऐसे रिश्ते में पहुंचाया जो अंत में बहुत कम खुशी दे सकता था। मिस्टर चैम्बर्स अपने पिता के बारे में कहते हैं कि वे सटीक, ईमानदार, अपनी पसंद और आदतों में महत्वाकांक्षी, हास्य के भंडार और संगीत के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते थे। उन्होंने विज्ञान में कुछ प्रगति की। उस समय के अन्य लोगों की तरह खगोल विज्ञान पर जेम्स फर्ग्यूसन के आकर्षक कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें अध्ययन की उस शाखा के लिए एक प्रकार का क्रोध था, जिसे उन्होंने एक अच्छी दूरबीन के माध्यम से मुंगो पार्क, अफ्रीकी यात्री,
जो पीबल्स में एक सर्जन के रूप में बस गए थे, और एक या दो अन्य परिचितों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया। उनके पिता की विफलता उनके स्वभाव की लचीलापन थी। उनकी आंखें खुली होने के बावजूद उन्हें धोखा दिया गया था। ऐसे लोगों के लिए सांसारिक बर्बादी केवल समय की बात है। थोड़े समय में परिवार को पीबल्स से निकाल दिया गया और विलियम को अपने दम पर जीवन की लड़ाई लड़नी पड़ी। उनकी शिक्षा, जो 13 वर्ष की आयु में समाप्त हो गई, किसी भी तरह से महंगी नहीं थी। पुस्तकों सहित इसकी लागत लगभग 6 पाउंड थी। इसके लिए उन्हें अंग्रेजी में अच्छी पकड़ थी। उनके स्कूली अभ्यास का सबसे कष्टदायक हिस्सा वेस्टमिंस्टर असेंबली ऑफ डिवाइन्स के कैटेकिज्म को कंठस्थ करना था। एक दस्तावेज जिसके बारे में वे हमें बताते हैं कि किसी भी वयस्क व्यक्ति के लिए इसे समझना या किसी अन्य प्रकाश में देखना असंभव था, सिवाय एक यातना के। दोनों भाइयों के मामले में एक अजीब विकृति थी। वे हर हाथ में 6 अंगुलियों और हर पैर में 6 अंगुलियों के साथ दुनिया में आए थे। पड़ोसियों द्वारा इसे भाग्यशाली माना जाता था। विलियम के मामले में अतिरिक्त अंगुलियों को आसानी से हटा दिया गया था। रॉबर्ट के मामले में ऐसा नहीं था। पैर के बाहर की अतिरिक्त अंगुलियां मेटाटार्सल हड्डियों से जुड़ी हुई थी या उनका हिस्सा थी और इतनी बुरी तरह से काटी गई थी कि नाजुक उभार रह गए थे, जो जीवन भर के लिए पीड़ादायक थे। इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ने कुछ हद तक लंगड़ापन और चलने में कठिनाई पैदा करके निस्संदेह रॉबर्ट को एक अध्ययनशील और विचारशील व्यक्ति बनाने में मदद की। इस प्रकार बचपन के खेलों में रुचि न होने के कारण उनकी शिक्षा में तेजी से प्रगति हुई। वास्तव में, जैसा कि विलियम स्वीकार करते हैं, वे बहुत पीछे रह गए थे। 1813 में पारिवारिक कठिनाइयां चरम पर पहुंच गई और पीबल से एडिनबर्ग के अच्छे पुराने शहर में प्रवास करना आवश्यक हो गया। इसके बाद से ऐसा लगता है कि माँ ही परिवार की मुखिया रही। चैम्बर सीनियर कुछ हद तक बोझे लग रहे थे। खुद बेचारे, वे दुर्भाग्य में घिरे साथियों से घिरे हुए थे। पतित कारीगरों की विधवाएं, जीवन के पतन की ओर अग्रसर शिक्षक जो पढ़ाने के लिए बहुत बूढ़े थे, लाइसेंसधारी प्रचारक जिन्हें एक निर्दयी भाग्य ने चर्च की सभी वरीयताओं से वंचित कर दिया था, सभ्य अविवाहित महिलाएं जिन्होंने बेहतर समय देखा था और जिन्हें अब नक्शे रंगने या संग्रह के लिए बढ़िया सुई सिलाई करके एक अनिश्चित अस्तित्व को चलाना था। ये छोटी सी दरिद्र कॉलोनी, जो सम्मान की परिधि पर चिपकी हुई थी, एडिनबर्ग के उस हिस्से में फ्लैटों में बसी थी जहां किराया सबसे अधिक नहीं था, नहीं सबसे शानदार वास्तुशिल्प चरित्र वाले घर थे। यहां उनकी मुलाकात उल्लेखनीय व्यक्तियों से हुई और यहां विलियम को एक पुस्तक विक्रेता के सहायक के रूप में अपनी पहली नौकरी मिली, जिसमें प्रति सप्ताह 4 शिलिंग का शानदार वेतन था। बालक होने के बावजूद विलियम ने एक संकल्प लिया, जो न केवल वीरतापूर्ण था, बल्कि उसके परिवार की उदास परिस्थितियों को देखते हुए, जिसे न केवल दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है, बल्कि जिसने निश्चित रूप से उसके बाद के जीवन में सफलता की नींव रखी। आवश्यकता से वो हमें बताता है, कम से कम पसंद से मैंने हर हफ्ते 4 शिलिंग से सब कुछ करने का संकल्प लिया। मुझे याद नहीं है कि इस विषय पर थोड़ी सी भी निराशा हुई हो। 14 साल के एक लड़के के लिए इस तरह का संकल्प लेना दिखाता है कि उसके पास परिस्थितियों पर विजय पाने और सम्मान और यश की बुढ़ापे को जीतने के लिए सही भावना थी। चूंकि इस समय उनके पिता को जोप्पा पांस नामक नमक कारखाने का वाणिज्यिक प्रबंधक नियुक्त किया गया था, एक धुएंदार, बदबूदार जगह जिसमें समुद्र तट पर स्थित इमारतों का एक समूह शामिल था। पोर्टोबेलो और मसलबर्ग के बीच में विलियम को एडिनबर्ग में अकेले छोड़ दिया गया ताकि वो अपना सर्वश्रेष्ठ कर सके। बेशक वह एक पीबल्स महिला के साथ रहने चला गया और पीबलशायर के लोगों के एक समूह से घिरा हुआ था, जो शाम को ग्रंथों, उपदेशकों और धर्मोपदेशों की यादों को ताजा करने और बोस्टन के मैरो, क्रूक इन द लॉट और फोरफोल्ड स्टेट पर चर्चा करने में आनंद लेते थे। ये डर है कि हमने इस पर बहुत सुधार नहीं किया है।
शाम बिताने के ऐसे तरीके निश्चित रूप से संगीत हॉल में बार बार जाने या प्रेस से निकलने वाले कुछ कचरे को पढ़ने के आधुनिक तरीकों के बराबर थे। हमें यह जोड़ना चाहिए कि विलियम चैम्बर्स ने फ्रैंकलिन की आत्मकथा पढ़ी थी और उनकी भावना को कुछ हद तक आत्मसात किया था। इस तरह एक अच्छी सच्ची किताब फल देती रहती है। इस तरह यह समाज के सभी वर्गों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। इस तरह एक व्यक्ति का जीवन सभी समय के लिए एक आशीर्वाद है। विलियम चैम्बर्स ने हमेशा कमोबेश लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो हमेशा सुबह 5 बजे उठकर कुछ देर के लिए पढ़ाई करता था। इसी तरह उसने फ्रेंच में भी कुछ प्रगति की, जिसका उच्चारण वो पहले से ही जानता था, पीबल्स में युद्ध के फ्रांसीसी कैदियों की बोली से। इसी तरह उसने कई ठोस पुस्तकों का अध्ययन किया, जैसे स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस, लॉक की ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, पैली की मोरल फिलॉसफी और ब्लेयर की बेल्स लेटरेस। उनके भाई रॉबर्ट, जो उनके साथ रहने आए थे, ने भी ऐसा ही किया। 1816 में बाद वाले ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। उन्होंने उस समय तक क्लर्क या शिक्षक बनने की उम्मीद में अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। सौभाग्य से अपने और अपने देश के लिए उस दिशा में सारी उम्मीदें खत्म हो गई और कुछ पुरानी किताबों के साथ, जो परिवार की लाइब्रेरी की बची हुई थी, उन्होंने लीथ वॉक में सेकेंड हैंड बुकसेलर के रूप में दुनिया की शुरुआत की। 1819 में विलियम ने भी यही किया, अपने नियोक्ता को छोड़कर अपनी जेब में 5 शिलिंग लेकर, जो उनकी साप्ताहिक मजदूरी बाद में काफी हद तक अग्रिम राशि थी। दुर्भाग्य से रॉबर्ट ने परिवार के भंडार खाली कर दिए थे और कोई स्टॉक एंटर नहीं था जिससे विलियम अपनी छोटी अलमारियों को भर सके। हालांकि वो इतना भाग्यशाली था कि उसे सस्ते मानक साहित्य के लंदन प्रकाशक से सीमित मात्रा में ऋण मिल गया और इस तरह उसने एक ऐसा करियर शुरू किया जिस पर वो या कोई भी गर्व कर सकता था। हालांकि केवल किताबें बेचना ही पर्याप्त नहीं था। उसने सुलेख की कोशिश की, उसने खुद को बुक बाइंडिंग सिखाई, उसने छपाई की कला में महारत हासिल की। वो एक प्रकाशक बन गया। उनकी पहली किताब बेशक बर्न्स के गीतों का एक सस्ता संस्करण थी। भाइयों के करियर की एक रूपरेखा इस प्रकार है। फिर आती है सफलता की पुरानी कहानी, साहित्यिक और व्यावसायिक ख्याति, खुशहाल घरेलू जीवन और सभी के अंत की कहानी। दोनों भाई अथक लेखक थे। विलियम लिखते हैं, कुल मिलाकर जहां तक संभव हो, मेरे भाई ने 70 से ज्यादा खंड लिखे, सिर्फ अलग अलग शोध पत्रों के, जिन्हें गिनना असंभव होगा। उनके पूरे लेखन का उद्देश्य समाज की भलाई, किसी न किसी रूप में सत्य और सुंदर की उन्नति करना था। यह शायद ही सोचा जाएगा। वे विनम्रतापूर्वक और स्नेहपूर्वक कहते हैं कि मैं ये कहते हुए प्रशंसा की उचित सीमा को पार कर गया हूं कि रॉबर्ट चैम्बर्स की साहित्यिक रचनाओं की लंबी सूची में हम एक उत्साही और सफल छात्र, एक बुद्धिमान और परोपकारी नागरिक और अपने देश के प्रति समर्पित प्रेमी को देखते हैं। विलियम पर भी इसी तरह की प्रशंसा की जा सकती है। छोटे भाई रॉबर्ट चैम्बर्स हमें अपने पैतृक शहर पीबल्स में एक बालक के रूप में शाम के अध्ययन से परिचित कराते हैं। आबादी के उस बड़े हिस्से में जो बंद घरों और पुरानी झोपड़ियों में रहता था, खबरें तीसरे या चौथे हाथ से प्रसारित होती थी या धार्मिक या अन्य विषयों पर बातचीत में विलीन हो जाती थी। मेरे भाई और मुझे पुरानी गाथाओं के गायन और पौराणिक कहानियों को सुनाने से बहुत आनंद मिलता था। शिक्षा नहीं, एक दयालु बूढ़ी महिला रिश्तेदार द्वारा, जो एक पुराने बंद घरों में से एक में रहती थी, एक क्षयग्रस्त व्यापारी की पत्नी थी। उसकी विनम्र आग के पास, एक विशाल चिमनी की छत्र छाया के नीचे, जहां उसका आधा अंधा और सेवानिवृत्त पति एक कुर्सी पर सो रहा था। कोरोना की लड़ाई और अन्य प्रचलित समाचार अजीब तरह से यहूदी युद्धों पर चर्चाओं के साथ घुल मिल गए थे। इस दिलचस्प बातचीत का स्रोत जोसेफस के एलेस्ट्रेंज के अनुवाद की एक अच्छी तरह से घिसी हुई प्रति थी, जो 1720 की तारीख का एक छोटा सा पन्ना था। काम टैम फ्लेक का था, जिसे एक चंचल बच्चा माना जाता था,
जो अपने वैध रोजगार में विशेष रूप से स्थिर नहीं था, शाम को अपने जोसेफस के साथ घूमने फिरने में एक तरह का पेशा करता था, जिसे वो वर्तमान समाचार के रूप में पढ़ता था। ऐसा करने के लिए उसके पास एकमात्र प्रकाश आमतौर पर तोते के कोयले के टुकड़े की टिमटिमाती लौ से मिलता था। एक बार में 2 से 3 पृष्ठों से अधिक नहीं पढ़ना उसका अभ्यास था, फुटनोट के रूप में अपनी खुद की बुद्धिमान टिप्पणियों के साथ। और इस तरह से उसने कथा में असाधारण रुचि बनाए रखी। विभिन्न घरों में बड़ी समानता के साथ मामले को फिर से बेचना टैम ने सभी को जानकारी के एक ही बिंदु पर रखा और हिब्रू इतिहास में किसी मार्मिक घटना के मुद्दे के रूप में इसी तरह की चिंता के साथ उन्हें समाप्त कर दिया। हालांकि इस तरह से वो सालाना जोसेफस का कोर्स करता था, लेकिन किसी तरह नवीनता कभी खत्म नहीं हुई। अच्छा टैम, रात को क्या खबर है? बूढ़े जियोडी मरे ने कहा, जब टैम अपने जोसेफस के साथ अपने घर में प्रवेश करता था हाथ थामे और परिवार की आग के पास बैठ गया। बुरी खबर, बुरी खबर, टैम ने जवाब दिया। टाइटस ने यरूशलेम की घेराबंदी शुरू कर दी है। ये एक भयानक काम होने वाला है। और फिर उसने अपनी खुफिया जानकारी का बजट खोला, जिस पर सभी ने बहुत ध्यान दिया। घिरे हुए यहूदियों द्वारा झेला गया लंबा और भयंकर अकाल एक ऐसा विषय था जिसने कई परिवारों को एक सप्ताह तक पीड़ा की स्थिति में रखा। और जब टैम ने अपने रीडिंग में रोमन जनरल द्वारा शहर के अंतिम संघर्ष और विनाश पर बात की, तो भय का एक पूर्ण आवेग था। ऐसे सत्रों में मेरा भाई और मैं प्रसन्न श्रोता थे। टैम फ्लेक की स्मृति को सभी सम्मान। हमें रॉबर्ट की यादों से चैम्बर्स की दादी के निम्नलिखित विशिष्ट किस्से उद्धृत करने चाहिए। उसके पास बहुत अधिक चरित्र था और उसे मॉस हेड्रिक का मूल भी माना जा सकता है। एक शासक बुजुर्ग की पत्नी के रूप में उसने संभवतः कल्पना की थी कि वो चर्च के मामलों में एक निश्चित अधिकार का प्रयोग करने की हकदार थी। एक किस्सा बताया जाता है कि उसने एक बार पैरिश मंत्री आदरणीय डॉक्टर डाल्ग्लिश को अपने हाथों में ले लिया था। कई पड़ोसियों की उपस्थिति में उसने उसे उस विशेष रूप से नाजुक विषय, उसकी पत्नी की पोशाक पर व्याख्यान देना उचित समझा। ये एक पाप था और शर्म की बात थी कि वो इतनी सुंदर दिख रही थी। मंत्री ने आरोप से इनकार नहीं किया, लेकिन तर्क की सुकराती पद्धति से उसे प्रोत्साहित किया। तो मार्गरेट, आपको लगता है कि एक महिला की पोशाक में वो आभूषण बेकार और पापपूर्ण है? निश्चित रूप से मुझे लगता है। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप अपनी टोपी के चारों ओर वो रिबन क्यों पहनते हैं? रस्सी का एक टुकड़ा निश्चित रूप से काफी अच्छा काम करेगा। इस अप्रत्याशित मोड़ से परेशान होकर मार्गरेट ने दबी हुई आवाज में दृढ़ता से कहा, तुम इस तरह का सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं हो। अगले दिन उसकी टोपी को सफेद टेप के एक टुकड़े से बांध दिया गया और उसके बाद कभी भी अपनी मृत्यु के दिन तक उसने रिबन या किसी भी तरह का आभूषण नहीं पहना। मुझे संदेह है कि क्या हम स्कॉटलैंड से इसकी बराबरी कर सकते हैं। एक उपन्यासकार के लिए इस तरह के चरित्रों को चित्रित करने के लिए उसे उन्हें वास्तविक जीवन में देखने की आवश्यकता होगी। कोई भी कल्पना उन तक नहीं पहुंच सकती। सर वाल्टर स्कॉट ने उन्हें देखा और उनसे बात भी की, क्योंकि वे अपने समय में विलुप्त नहीं हुए थे। रिबन के बारे में अपमानजनक फटकार ने शायद मेरी पूर्वज को सेकेडर बनाने में कुछ प्रभाव डाला हो। चूंकि वो हवेली के पास रहती थी, मुझे डर है कि वो अपने अच्छे स्वभाव वाले पति एल्डर के सभी उपायों के बावजूद पैरिश मंत्री के लिए एक कांटा रही होगी। आखिरकार एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे अचानक हाल ही में बने एक मीटिंग हाउस में भेज दिया, जिसमें एक होनहार युवा उपदेशक मिस्टर लेकी को नियुक्त किया गया था। यह गर्मियों की एक चमकदार सुबह थी, लगभग 5 बजे, जब मार्गरेट हमेशा की तरह अपने पति के पास से निकली और अपनी गाय की देखभाल करने के लिए बाहर गई। 3 मिनट बीतने से पहले उसके पति को उसकी उदास चीखों के साथ आने से होश आया। ए सर, क्या मैंने कभी सोचा था कि मैं ये दिन देख पाऊंगी? हे मनुष्य, हे विलियम, ये वास्तव में एक भयानक बात है।
क्या मैंने कभी सोचा था कि मैं इसे देख पाऊंगा? हे भगवान, महिला, योग्य बुजुर्ग ने कहा, जो अब तक पूरी तरह जाग चुका था। क्या हुआ? क्या कोयल मर गई? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इस तरह के दुखद उद्गारों को पैदा करने के लिए इससे बड़ी कोई आपदा की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कोयल मर गई, मार्गरेट ने जवाब दिया। वॉर, वॉर, 10 गुना वॉर। डॉक्टर डालग्लिश अब सुबह 5 बजे ही आ गए हैं। ये भयानक है, ये भयानक है। क्या होगा? हालांकि एल्डर खुद एक शिष्टाचारी व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने पादरी के आचरण के बारे में नरम रुख अपनाया, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि पैरिश के संरक्षक मिस रीची के सराय में थे और हो सकता है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें उनके साथ देर तक हिरासत में रखा गया हो। कठोर मार्गरेट ने ऐसा कोई दानपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाला। वो अगले दिन सेसेशन मंडली में शामिल हो गई और फिर कभी पैरिश चर्च में नहीं गई। अब हम मिस्टर विलियम चेम्बर्स की ओर बढ़ते हैं। वो हमें एडिनबर्ग की एक पुरानी पुस्तक नीलामी का एक बड़ा चित्र देता है। पीटर एक शुष्क हास्यकार था जो व्यापारिक दुर्घटनाओं से कुछ हद तक उदास था। वो साउथ कॉलेज स्ट्रीट में एक पुस्तक विक्रेता था और अपने दरवाजे पर साइन के रूप में वर्जिल की एक बड़ी नकली प्रति प्रदर्शित करता था। हालांकि उसका मुख्य व्यवसाय एजेंसी के कार्यालय में पुस्तकों और स्टेशनरी की नीलामी करना था, एक ऐसी जगह जहां नए फर्नीचर की तेज गंध आती थी, जिसके बीच से होकर पीछे के सैलून में पहुंचने से पहले गुजरना जरूरी था, जहां नीलामी आमतौर पर होती थी। गर्म, अच्छी तरह से रोशनी वाला और आराम से सुसज्जित एक रेलिंग वाले घेरे के भीतर सीटें, जहां पुस्तकों का निपटान किया जाना था। शाम के समय ठहरने की ये जगह एक वाचनालय जितनी अच्छी थी, वास्तव में बल्कि बेहतर, क्योंकि पीटर की तीखी मजाकिया हरकतों में हमेशा मनोरंजन का भंडार होता था। जैसे जब वो अपने दर्शकों को ये याद दिलाने की विनती करता था कि ये किताबें बेचने की जगह है, पढ़ने की नहीं, व्यंग्य, जो हमेशा व्यंग्यात्मक तालियों की गड़गड़ाहट को भड़काते थे। उसका उनका पसंदीदा लेखक गोल्डस्मिथ था, जिनकी रचनाओं का एक संस्करण उन्होंने प्रकाशित किया था, जो अक्सर उनकी सूची में शामिल होता था। इन रचनाओं को पढ़ने के बाद वे हमेशा उनका बहुत सम्मान करते थे। जैसे उदाहरण के लिए, सज्जनों, सूची में अगला स्थान ओलिवर गोल्डस्मिथ का है, जो शेक्सपियर को छोड़कर अब तक के सबसे महान लेखक हैं। आप इसके लिए क्या कहेंगे? मैं इसे 10 शिलिंग में रखूंगा। शायद कोई व्यक्ति दुस्साहसपूर्वक 2 पेंस की बोली लगाता, जिससे वे क्रोधित हो जाते और वे क्रोधित होकर कहते, टिपेंस, यार, इसे ब्रोड के लिए रखो, जिसका अर्थ चर्च के दरवाजे पर लगी प्लेट है। यदि वही व्यक्ति किसी अन्य रचना के संबंध में अपमान दोहराने की हिम्मत करता, तो पीटर कहता, यार, क्या उस बेचारे ने अभी तक अपना टिपेंस नहीं छोड़ा है? जिससे हंसी का माहौल बन जाता और पूरी शाम वो चुप हो जाता। जब बोलियां अस्थायी रूप से बंद हो जाती, तो पीटर का गुस्सा भड़क उठता। फिर उन्होंने घोषणा की कि वे नीलामी करने की कोशिश कर सकते हैं गरीब घर में किताबें। ऐसे मौकों पर हताश होकर वो दर्शकों को कलमों के एक गुच्छा, 1 दर्जन काले शीशे की पेंसिलों या बाथपोस्ट के एक क्वार्क के साथ आजमाता था। प्रतिशोध पूर्वक उन्हें उनके लिए बोली गई कीमत पर गिरा देता था। वो क्लर्क वुली को पैसे की देखभाल करने के लिए चिल्लाता था। पीटर की शिकायत भरी टिप्पणियों पर ध्यान दिए बिना आम हंसी में शामिल होने के अलावा मैंने कई अन्य गरीब युवाओं की तरह एजेंसी के कार्यालय में नीलामी में पढ़ने के लिए कुछ अच्छी किताबें खरीदी। मैंने वहां ऐसी किताबें देखी और संभाली जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, और इस तरह से ग्रंथ सूची की एक तरह की धारणा प्राप्त की। मेरा भाई, जो मेरी तरह एजेंसी के कार्यालय का नियमित रूप से आना जाना करता था, पीटर को बहुत पसंद करता था और उसने अपने एक निबंध में उसका जिक्र किया है। बर्मिंघम के एक अमीर बूढ़े हटन थे, जो एक बुकबाइंडर के रूप में व्यवसाय स्थापित करने के अपने शुरुआती संघर्षों का वर्णन इस प्रकार करते हैं। फ्रेम द्वारा पोषित एक बुकबाइंडर एक ऐसी नवीनता थी
कि कई लोगों ने मुझे किताबें बांधने के लिए दी, मुख्य रूप से मेरे परिचित और उनके दोस्त। और मैंने अपने काम में दो फायदे देखे। मैं मुख्य रूप से उन लोगों की सेवा करता था जो न्यायाधीश नहीं थे। परिणाम स्वरूप वो काम उनके साथ हो जाता था जो एक मास्टर के साथ नहीं होता। और एक स्टॉकिंगर से होने के कारण ये एक गुण था, क्योंकि कोई भी स्टॉकिंगर इसके बराबर उत्पादन नहीं कर सकता था। अब तक मैंने केवल उन घटिया औजारों और बाइंडिंग के लिए सामग्रियों का उपयोग किया था जिन्हें मेरे पुस्तक विक्रेता ने मुझे बेचने के लिए चुना था। लेकिन मैंने पाया कि कई अन्य की कमी थी जो केवल लंदन में ही मिल सकती थी। इसके अलावा मैं सेकंड हैंड खरीदे बिना जो कुछ भी चाहता था उसके लिए पत्राचार करना चाहता था। ये यात्रा करने की आवश्यकता थी, लेकिन एक बाधा उत्पन्न हुई। मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी प्यारी बहन ने 3 गिन्नी जुटाई, उन्हें मेरी कमीज के कॉलर में सिल दिया, क्योंकि मुझे लूटे जाने का कोई संदेह नहीं था, और मेरी जेब में 11 शिलिंग रख दिए, क्योंकि जब बदमाश हमला करेंगे तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए कुछ देना जरूरी था। मैंने जो थोड़ी सी रकम ली थी उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मेरे पास खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा होगा। सोमवार की सुबह 3 बजे 8 अप्रैल को मैं चल पड़ा। चलने का आदी न होने के कारण पहले 10 मील चलने में ही मेरे पैरों में छाले पड़ गए। हालांकि मुझे थकान के कारण नहीं डूबना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए जैसे कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि इस यात्रा पर बहुत कुछ निर्भर था। दृढ़ संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। लीसेस्टर में रुकते हुए दुर्भाग्य से मैंने अपना चाकू वही छोड़ दिया, और 11 मील आगे बढ़ने तक मुझे इसके खोने का पता नहीं चला। मुझे दुख हुआ, क्योंकि ये मेरे योग्य मित्र मिस्टर वेब की एकमात्र यादगार वस्तु थी। इसके मूल्य से 10 गुना अधिक कीमत पर भी इसे खरीदा नहीं जा सकता था। मैंने इस पर 22 जुलाई 1742 WH लिखा था। लीसेस्टर से 1 मील आगे मैंने एक यात्री को पकड़ा जिसका सिर बंधा हुआ था। तुम कितनी दूर जा रहे हो? उसने पूछा। लंदन, मैंने उत्तर दिया। मैं भी। तुम कब पहुंचने की उम्मीद करते हो? बुधवार की रात को। मैं भी। तुम्हारे सिर में क्या समस्या है? मैंने पूछा। क्या तुम लड़ रहे थे? उसने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, जिससे मुझे सकारात्मक उत्तर मिला। मुझे अपना साथी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, खासकर इसलिए क्योंकि वो मेरे पीछे चलने का ध्यान रखता था। मैंने सोचा कि शायद ये उन बदमाशों में से एक था जो मुझ पर हमला कर सकते थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो एक दर्जी है तो मेरा डर कम हो गया, और मुझे आश्चर्य भी नहीं हुआ कि उसका सिर लपेटा हुआ था। अलग होने का निश्चय करके मैं आधे घंटे तक तेजी से आगे बढ़ता रहा। क्या तुम इस गति को बनाए रखना चाहते हो? जब तक दिन है तब तक दिन के उजाले को बनाए रखना सबसे अच्छा है। मैंने पाया कि मैं पैदल चलने में उससे मुकाबला कर सकता हूं, चाहे मैं लड़ाई में ही क्यों न करूं। आधे घंटे बाद हम एक पब में पहुंचे जहां उसने मुकाबला छोड़ दिया। क्या तुम अंदर जाकर शराब पियोगे? नहीं, मैं धीरे धीरे चलूंगा। तुम जल्द ही मुझसे आगे निकल जाओगे। मैं ब्रिक्सवर्थ में रुका 54 मील चलने के बाद, और पूरे दिन का मेरा खर्च 5 पेंस था। अगली रात मंगलवार 9 तारीख को मैं डंस्टेबल पहुंचा। तीसरे दिन फिंचली कॉमन से गुजरते हुए मैंने एक गाड़ीवान को पकड़ा जिसने मुझे बताया कि सेंट जॉन स्ट्रीट में हॉर्न्सआ में मुझे अच्छी तरह से ठहराया जा सकता है उसके नाम का उपयोग करके। लेकिन ऐसा हुआ, बात करने की उत्सुकता और उसकी गाड़ी की शोरगुल भरी आवाज में वो अपना नाम बताना भूल गया और मैं उसका नाम पूछना भूल गया। मैं 5 बजे हॉर्न्स पहुंचा, अपने निर्देशक के बारे में बताया जिसे वे याद नहीं कर सके। हालांकि मुझे एक कैदी के रूप में भर्ती किया गया था, और फिर मैंने मटन चॉप और पोर्टर का ऑर्डर दिया। लेकिन अफसोस, मैं थका हुआ था, बहुत लंबे समय तक उपवास किया था। मेरी भूख मर गई थी और चॉप लगभग बेकार था। ये भोजन, अगर इसे भोजन कहा जा सकता है, मेरे प्रवास के दौरान एकमात्र भोजन था,
और मुझे लगता है कि ये एकमात्र समय था जब मैंने कभी छत के नीचे खाया था। मैं लंदन में एक भी व्यक्ति को नहीं जानता था, इसलिए कोई निमंत्रण नहीं मिल सका। जीवन थोड़े से ही चलता है, जो मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि मेरे पास देने के लिए बहुत कम था। अगर किसी व्यक्ति के पास थोड़ा भी पैसा है तो वो लंदन में बहुत से स्टॉल देखेगा जहां उसे खाने के लिए कुछ मिलेगा, और ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने पैसे को सबसे अच्छे लाभ के लिए खर्च करे। अगर वो मक्खन नहीं खरीद सकता है तो उसे बिना मक्खन के ही अपनी रोटी खानी चाहिए। इससे उसकी भूख बनी रहेगी, जो हमेशा भोजन को स्वादिष्ट बनाएगी, हालांकि वो कम ही खाएगा, और अल्पाहार उस स्वादिष्टता को और बढ़ा देगा। अगली सुबह मैंने स्मिथफील्ड में एक ठेले पर फ्रोमेंटी पर नाश्ता किया। कभी कभी आधे पैसे का सूप और कभी ब्रेड और पनीर। जब प्रकृति बुलाती है तो मुझे जवाब देना चाहिए। मैंने जीने के लिए खाया। अगर कोई व्यक्ति पैसे लेने जाता है तो उसे अपना काम पूरा करने में बहुत समय लग सकता है। अगर उसे पैसे देने हैं तो उसे कम समय लगेगा, और अगर उसके पास देने के लिए बहुत कम है तो भी कम समय लगेगा। मेरा काम तीसरे नंबर पर आता था। मुझे सिर्फ 3 अक्षर, आकृतियां और किताबों पर सोने का पानी चढ़ाने के लिए सजावटी उपकरण चाहिए थे। साथ ही बाइंडिंग के लिए सामग्री भी चाहिए थी। मैं कई अनोखी चीजें देखना चाहता था, लेकिन मेरी जेब ने मना कर दिया। बेडलैम देखने के लिए मैं सिर्फ 1 पैसा ही दे सकता था। यहां मुझे कई तरह की रोचक कहानियां सुनने को मिली, क्योंकि मैं यहां काफी समय तक रहा और कई लोगों से बातचीत की। सभी सार्वजनिक इमारतें मेरी नजर में थी, जिनकी मैंने ध्यान से जांच की, और मेरी जांच पड़ताल में कोई कमी नहीं थी। मैं जहां भी जाता मनोरंजन के लिए हमेशा तरसता रहता। यह मानना उचित है कि लंदन में हर चीज एक ऐसे युवा के लिए नई और अद्भुत थी जो खोजबीन का शौकीन है, लेकिन उसने शायद ही कभी चिथड़े और गोबर की गाड़ियों के अलावा कुछ देखा हो। वेस्टमिंस्टर एबे, सेंट पॉल, गिल्डहॉल, वेस्टमिंस्टर हॉल आदि देखने के लिए खुले थे। दोनों सदन भी, क्योंकि वे बैठे थे। जैसा कि मैंने हमेशा महान लोगों को देवता माना है, मैं एक फेरी वाले को एक सदस्य के चेहरे पर 2 पैसे के पर्चे ठूंसते हुए देखकर हैरान रह गया, जिसने उसे बेंत मारने के बजाय जरा भी नहीं सोचा। नोटिस, मैं प्रवेश की उम्मीद में टॉवर में काम करने वाले एक युवक के साथ शामिल हो गया, लेकिन उत्तरी आवाज सुनकर पहरेदार अपनी कोठरियों से बाहर आए और मेरे जूतों पर धूल देखकर उचित रूप से निष्कर्ष निकाला कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, और अधिकार के भाव के साथ मुझे वापस जाने का आदेश दिया। रॉयल एक्सचेंज, मेशन हाउस, स्मारक, द्वार, चर्च, जिनमें से कई खूबसूरत है, पुल, नदी, जहाज आदि मनोरंजन के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करते हैं। मैं लीसेस्टर हाउस में गया, जो वेल्स के राजकुमार फ्रेडरिक का निवास था। प्रहरी से परिचय के बिना, जिन्होंने मुझसे कहा अगर मैं आधे घंटे पहले आ जाता तो मैं राजकुमार और उसके परिवार को हवा में उड़ाने के लिए कोच लेते हुए देख सकता था। हालांकि मैं लंदन तक 129 मील पैदल चला था। मैं वहां रहने के दौरान तीनों दिन अपने पैरों पर था। मैंने शहर के पश्चिमी छोर, चौराहों, पार्कों, आतिशबाजी के लिए खूबसूरत इमारत को देखने में आधा दिन बिताया, जिसे 1748 में एक्सला चैपल की शांति का जश्न मनाने के लिए ग्रीन पार्क में बनाया गया था। सेंट जेम्स में मैंने सीढ़ियों के नीचे गार्ड को टोका और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक ने अपनी बंदूक का पिछला हिस्सा आगे बढ़ा दिया ताकि मैं आगे न बढ़ जाऊं। सेंट जेम्स में भी मेरी जेब से रूमाल निकाल लिया गया, जिसके कारण मैं घर वापस हल्का होकर लौटा। सेंट जेम्स के लोग दूसरों की कीमत पर अपनी जेबें भरने के लिए जाने जाते हैं। एक चौराहे पर घोड़े पर सवार एक आदमी की आकृति देखकर मैंने विनम्रतापूर्वक एक राहगीर से पूछा कि ये किसका प्रतीक है। उसने रूखे स्वर में कहा, यह अजीब है कि तुम मुझे परेशान किए बिना पूछने के लिए किसी और को नहीं देख सकते। ये जॉर्ज प्रथम है। मैं रात में
हॉन्स हमें अपने मकान मालिक को उन अनोखी चीजों के बारे में बताने से खुद को नहीं रोक पाया, जिन्हें देखकर वो हैरान रह गया। उसने जवाब दिया, मुझे आप जैसे यात्री पसंद है। यहां आने वाले अजनबी मेरे बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, जो मुझे इस हद तक परेशान करता है कि मैं उनके ग्राहक के बिना ही रहना पसंद करूंगा। लेकिन तुम खुद ही मुझसे कहीं ज्यादा जिज्ञासाएं खोज लेते हो, जितना मैं उन्हें दिखा सकता हूं या खुद देख सकता हूं। शनिवार शाम 13 अप्रैल को मैं नॉटिंघम के लिए 4 शिलिंग लेकर निकला और सेंट एल्बन में रुका। अगली सुबह 14 अप्रैल को उठकर मैं सड़क पर उस दर्जी से मिला जिसका सिर मुड़ा हुआ था, जिसे मैंने लीसेस्टर के पास छोड़ दिया था। आह मेरे दोस्त, तुम अभी भी अपने रास्ते पर क्यों संघर्ष कर रहे हो? शायद तुम अगले बुधवार तक लंदन पहुंच जाओगे। तुमने पहली बार एक हफ्ते के भीतर अनुमान लगाया था। उसने बहुत कम कहा, शर्मिंदा हुआ और आगे बढ़ गया। ये एक उदास दिन था। मैं लंगड़ा हो गया क्योंकि मेरे पैर की नसें कड़ी मेहनत से बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो गई थी। मैं घर से बहुत दूर था, पूरी तरह से अजनबियों के बीच। मेरे पास सिर्फ 4 शिलिंग बचे थे। ये भयानक विचार डर में काम करता था। मैं न्यूपोर्ट पैगनेल में रुका। मेरे मकान मालिक ने मुझसे कहा कि मेरे जूते यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हालांकि मेरे पास कोई दूसरा जूता नहीं था और मेरे छाले वाले पैरों की तरह मुझे उन्हें सहन करने की कोशिश करनी होगी। अगले दिन सोमवार 15 तारीख को मैं मार्केट हार्बर में सोया और 16 तारीख को लीसेस्टर में रुका। मकान मालकिन ने मेरे चाकू को सावधानी से सुरक्षित कर लिया था ताकि अगर मैं कभी उस रास्ते से आऊं तो उसे वापस कर दूं। दोपहर में नॉटिंघम पहुंच गया, 40 मील। मैं लगभग 9 दिन बाहर रहा था। 3 दिन जाने में, जिसकी कीमत 3 और 8 पेंस थी। 3 दिन वहां, जिसकी कीमत लगभग उतनी ही थी, और 3 दिन वापस आने में लगभग उतनी ही। पूरे 11 शिलिंग में से मैं 4 पेंस वापस लाया। लंदन ने मुझे आश्चर्यचकित किया, लोगों ने भी, क्योंकि जिन कुछ लोगों के साथ मैंने संबंध बनाए, उन्होंने मुझे धोखा दिया जो उन्होंने कभी पूरा नहीं किया, और मुझे लगता है कि ऐसा करने का उनका कभी इरादा भी नहीं था। इस यात्रा ने मेरे दोस्तों के बीच विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत कुछ दिया। भविष्य के निवास स्थान की तलाश करने का समय आ गया था। अब एक बड़ा शहर ही लक्ष्य होना चाहिए, अन्यथा परिश्रम के लिए कोई जगह नहीं होगी। लंदन के बारे में मेरी बहन और मेरे बीच विचार विमर्श हुआ, क्योंकि मेरे पास सलाह के लिए कोई और आत्मा नहीं थी। इसे 2 कारणों से अस्वीकार कर दिया गया। मैं बिना राजधानी के ऐसे स्थान पर कैसे जा सकता था, और न्यायाधीशों की भीड़ के बीच मेरा काम कैसे चल सकता था। मेरी योजना नॉटिंघम के एक चरण के भीतर किसी बाजार वाले शहर को तय करने की है, और बाजार के दिन एक दुकान खोलने की है, जब तक कि मैं बर्मिंघम में दुनिया शुरू करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार न हो जाऊं। इसलिए अगले फरवरी में मैंने अपनी भावी सफलता पर एक उचित निर्णय लेने के लिए उस घनी आबादी वाले स्थान की यात्रा की। मैंने साउथवेल को उन्नति के पहले चरण के रूप में चुना, जो 14 मील दूर था, एक ऐसा शहर जो उस तक जाने वाली सड़क की तरह ही घृणित था। मैं माइकल मास में गया, 20 शिलिंग प्रति वर्ष की दर से एक दुकान ली, अलमारियों के लिए कुछ बोर्ड, उन्हें रखने के लिए उपकरण और लगभग 200 वजन का कचरा भेजा, जिसे एक पुस्तक विक्रेता पुस्तकों के नाम से सम्मानित करेगा। मैं खुद बढ़ी था, अलमारियां और उनका फर्नीचर लगाया, जिसकी कीमत शायद 20 शिलिंग थी, और एक दिन में उस जगह का सबसे प्रतिष्ठित पुस्तक विक्रेता बन गया। इस गीली सर्दी के दौरान मुझे हर शनिवार सुबह 5 बजे निकलना पड़ता था। 10 बजे दुकान खोलनी पड़ती थी। रोटी, पनीर और आधा पिंड शराब पर पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। 1 शिलिंग से लेकर 6 शिलिंग तक का खर्च उठाना पड़ता था। 4 बजे दुकान बंद करनी पड़ती थी, और गहरी सड़कों और एकांत रात में 5 घंटे और पैदल चलकर 9 बजे नॉटिंघम पहुंचना पड़ता था। 3 से लेकर 30 पाउंड तक का बोझा ढोना पड़ता था।
जहां मुझे हमेशा आग के पास दूध का दलिया मिलता था, जिसे मेरी प्यारी बहन तैयार करती थी। एक आश्चर्यजनक संकल्प और कठोर अर्थव्यवस्था के अलावा कुछ भी मुझे इस भयावह दृश्य से नहीं निकाल सकता था। लेकिन हटन ने निराश नहीं किया। वो एक अच्छी उम्र तक जीवित रहा और एक अमीर आदमी था। लंदन के प्रकाशक केली का जीवन दिलचस्प है। थॉमस केली का जन्म 7 जनवरी 1779 को केंट के शेवनिंग में हुआ था। उनके पिता एक चरवाहे थे, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ 200 पाउंड का संयुक्त दान प्राप्त किया था। पहले एक छोटे से देहाती सराय में पूंजी को जोखिम में डाला और बाद में लगभग 30 एकड़ ठंडी गीली जमीन का एक छोटा सा खेत पट्टे पर लिया, जहां उन्होंने अपने बाकी दिनों में भूख से मरते हुए संघर्ष किया। जब केवल 12 वर्ष की आयु में मुश्किल से पढ़ और लिख पाते थे, युवा केली को स्कूल से निकाल दिया गया और खेत के कठिन काम में लगा दिया गया, जिसमें टीम का नेतृत्व करना या झुंड को संभालना शामिल था। लेकिन वो हल को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। इस जीवन की थकान और इसके दुख उनकी स्मृति में इतने स्पष्ट रूप से अंकित थे कि वे बाद के जीवन में कभी भी उस पड़ोस में दोबारा जाने के लिए राजी नहीं हो सके। हालांकि उस समय उन्होंने अपने परिवार से अपनी भावनाओं को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन उनके पिता ने उन्हें अपने बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर किया। उनके विचारों की कड़वाहट ने अनजाने में उनकी इच्छाओं को धोखा दे दिया। वो दिन में इतना परेशान रहता था कि रात में वह अपने बिस्तर पर शांति से लेट नहीं पाता था, और एक सुबह उसे एक खाली कमरे की चिमनी में नींद में टहलते हुए पाया गया, जैसा कि उसने कहा, लंदन के लिए उसके रास्ते पर। इसके बाद उसके माता पिता ने तुरंत सहमति दे दी कि उसे कहीं और जाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके लिए लैम्बेथ शराब बनाने वाले के काउंटिंग हाउस में नौकरी मिल गई। यहां लगभग 3 साल की सेवा के बाद व्यवसाय विफल हो गया और उसे पैटरनोस्टर रो के पुस्तक विक्रेता अलेक्जेंडर हॉग के पास भेजा गया। उसकी नियुक्ति की शर्तें एक साधारण घरेलू नौकर की तरह थी। उसे परिसर में रहना था और उसे सालाना 10 पाउंड मिलना था। लेकिन उसका आवास या किसी भी स्थिति में उसका बिस्तर दुकान के काउंटर के नीचे था। 16 वर्षीय पैटरनोस्टर रो के अलेक्जेंडर हॉग कुक के लिए एक जर्नीमैन थे, और उन्होंने नंबर पुस्तकों के प्रकाशन का बहुत सफलतापूर्वक अनुसरण किया था। व्यापार में उन्हें एक बेजोड़ पफर के रूप में देखा जाता था, और जब किसी पुस्तक की बिक्री कम होने लगती थी तो वो किसी चतुर लेखक को शीर्षक तैयार करने के लिए नियुक्त कर लेता था, और काम हालांकि अन्यथा अपरिवर्तित एक नए संस्करण में लाया जाता था। एक सूत्र के अनुसार सज्जनों के एक समाज का उत्पादन वाल्टर थॉर्नटन, एस्क डॉट, एम.ए. और अन्य सज्जनों द्वारा संशोधित, सही और सुधार किया गया। केली का काम खुदरा पुस्तक विक्रेताओं के लिए पुस्तकों के पार्सल बनाना था, और उसका उत्साह नींद में चलते हुए भी दिखाई देता था। एक रात जब वो बेहोशी की हालत में था, उसने वास्तव में फॉक्स के शहीदों की 80 प्रतियों को क्रम से व्यवस्थित किया, जिन्हें कई अलग अलग डिब्बों से लिया गया था। उसने अपना सारा खाली समय अध्ययन में बिताया और जल्द ही थ्रेडनीडल स्ट्रीट में फ्रेंच प्रोटेस्टेंट स्कूल में भाग लेने से उचित उच्चारण प्राप्त करते हुए धारा प्रवाह फ्रेंच पढ़ने में सक्षम हो गया। अच्छी पुरानी गृहस्वामी, जो उस समय उसकी एकमात्र मित्र थी, उसकी सभी पढ़ाई में भागीदार थी। किसी भी स्थिति में वो उसे सभी अधिक मनोरंजक और दिलचस्प विषयों का लाभ देता था जो उसके सामने आते थे। उसकी गतिविधि, हालांकि इसने मुख्य दुकानदार को ईर्ष्यालु बना दिया, लेकिन हॉग का अनुकूल ध्यान आकर्षित किया, और चोरी की गई पुस्तकों के एक बैच की चतुर खोज ने नौकरानी लड़के में उसकी रुचि को और भी मजबूत किया। लड़के की चतुराई के कारण चोरों को पकड़ लिया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया, और केली को गवाह के रूप में आगे आना पड़ा। यह मेरी पहली उपस्थिति थी ओल्ड बेली में, और मुझे डर था कि मैं गलत साक्ष्य दे सकता हूं। इसलिए मैं तीसरे आदेश पर कांप उठा। मैं गवाह पेटी में कांपते हुए कैसे सोच सकता था कि मुझे इंग्लैंड के सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में महारानी का पहला कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा।
10 पाउंड की अपनी अल्प राशि का आधा हिस्सा अपने माता पिता की सहायता के लिए घर भेज देते थे, और जैसे जैसे उनका वेतन बढ़ता गया वैसे वैसे उनका कर्तव्य भत्ता भी बढ़ता गया। इस स्थिति में केली 20 साल और 2 महीने तक रहे, और कभी भी उन्हें प्रति वर्ष 80 पाउंड से अधिक नहीं मिला। और ऐसा माना जाता है कि जब उनका वजीफा उस तुच्छ अधिकतम तक पहुंच गया तो उन्होंने अपने पिता के खेत का पूरा किराया चुका दिया। वो अपनी संभावनाओं से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। ये इस तथ्य से स्पष्ट है कि हॉग में शामिल होने के लगभग 10 साल बाद उन्होंने सर फ्रांसिस बैरिंग के कार्यालय में एक क्लर्क का पद स्वीकार कर लिया। लेकिन वो जिस प्रतिष्ठान को छोड़ने वाले थे उसके लिए वो इतने आवश्यक हो गए थे कि उनके मालिक ने उन्हें सामान्य घंटों में जो भी सहायता देना चाहें उसके बदले में बोर्डिंग और निवास स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। इस काम के 6 सप्ताह बाद बेचारे केली का स्वास्थ्य खराब होने लगा, और यह स्पष्ट था कि उन्हें अपने श्रम को व्यापार की एक ही शाखा तक सीमित रखना होगा। थॉमस, उसके मालिक ने बहुत ही समझदारी से कहा, हालांकि शायद अपने हितों को ध्यान में रखते हुए तुम कभी व्यापारी नहीं बन सकते, लेकिन तुम एक पुस्तक विक्रेता हो सकते हो। यह सलाह उसके झुकाव के साथ मेल खाती थी, भले ही उसकी तात्कालिक संभावनाओं के साथ नहीं, और केली ने खुद को पुस्तक बेचने के लिए समर्पित कर दिया। आखिरकार हॉग की तबीयत खराब हो गई और वो व्यवसाय से मुक्त होना चाहता था। उसने केली को प्रस्ताव दिया कि उसे अपने बेटे के साथ साझेदारी में एकजुट होना चाहिए, लेकिन केली ने खुद के खाते से शुरू करना बेहतर समझा। इसलिए 1809 में उन्होंने पैटर्नोस्टर रो में एक छोटे से कमरे में व्यवसाय शुरू किया, जिसे जमींदार एक दोस्ताना नाई से किराए पर लिया गया था। पहले 2 वर्षों तक उनका संचालन केवल छोटे पैमाने पर विविध पुस्तकों की खरीद और बिक्री तक ही सीमित था, और सीमित प्रयोग सफल रहा। बुकान की डोमेस्टिक मेडिसिन की उन्होंने 1000 प्रतियां कम कीमत पर खरीदी, और उसके लेखक का एक संक्षिप्त संस्मरण लिखकर उन्हें संख्याओं या भागों में विभाजित करके वे स्वयं ग्राहक खोजने निकल पड़े, और न्यू वीक की तैयारी की 1000 प्रतियों का भी इसी तरह से व्यवहार किया गया, और उसी तरह की सफलता मिली। केली लंदन के लॉर्ड मेयर तक जीवित रहे। उस नाम के प्रसिद्ध प्रकाशन गृह के संस्थापक मिस्टर रूटलेज ने सस्ती और सेकेंड हैंड पुस्तकों की बिक्री के लिए राइडर कोर्ट, लीसेस्टर स्क्वायर में एक छोटी सी दुकान खोलकर व्यवसाय शुरू किया। मैनचेस्टर के हेवुड से बेहतर कुछ पुस्तक विक्रेताओं ने ही किया है। एबेल ने 1 शिलिंग 6 पेंस प्रति सप्ताह की अल्प आय पर एक गोदाम लड़के के रूप में जीवन शुरू किया। जॉन हेवुड ने 14 वर्ष की आयु में एक हथकरघा बुनकर के रूप में रोजगार पाया। 10 वर्षों के भीतर उनका वेतन 2 शिलिंग 6 पेंस से बढ़कर 10 पेंस हो गया। प्रति सप्ताह 30 शिलिंग तक की आय अर्जित की, और जब उसे ये राशि प्राप्त हुई तो उसने नियमित रूप से अपनी मां को प्रति सप्ताह 20 शिलिंग दिए। कुछ समय तक वो अपने भाई के साथ रहा, और फिर उसने एक छोटी सी दुकान खोली। मिस्टर हेनरी कर्वेन ने अपने बुकसेलर्स के इतिहास में सही कहा है कि 2 हेवुड्स का करियर उस मेहनत, ऊर्जा और सफलता का एक शानदार उदाहरण है जिसे लंकाशायर के लोग आम मैनचेस्टर आदमी के सच्चे गुण मानते हैं।